हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 1। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स हम देख चुके थे थोड़ा सा, पर फिर भी मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। केमिकल का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस, ओके, और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, या ओके। तो केमिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस का कंटिन्यूअसली मूवमेंट कराना। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शंस के लिए आप लोगों को तीन पॉइंट याद रखना है। पहला जो है वो फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, ओके, रिएक्शन कितना फिजिबल है, खुद को कितना फिजिबल मानता है रिएक्ट करने के लिए। ओके, तो वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन होगा। तो फिजिबिलिटी का केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक्स। हम पहचान चुके हैं कि फिजिबिलिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्ट करने की उसकी ताकत कितनी है। ओके, सो एज यू नो कि हम जानते हैं कि आपको डेल्टा जी का याद रखना है ना, गिब्स फ्री एनर्जी में थर्मोडायनेमिक के हिसाब से अगर डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपके पास नो रिएक्शन होगी। ओके, है ना। अगर डेल्टा जी जो अगर आपका नेगेटिव होता है तो आपका रिएक्शन होगा। क्लियर। और अगर डेल्टा जी अगर 0 पहुंच जाता है दैट मीन्स उसने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। क्लियर हो रही है बात? ओके, ये आपको ध्यान रखना था। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है दैट इज द एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कितना ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको ये पता है कि आपका रिएक्शन कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। ओके, उस पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड जो है दैट मीन्स द रिएक्शन किस टाइप से आपका प्रोसीड करेगा, कहाँ तक प्रोसीड करेगा। और थर्ड जो है वो स्पीड, आपका जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन, आपकी जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड में जा रही है। तो ये था 3 पॉइंट केमिकल रिएक्शन को ध्यान रखने होते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी कि कितना ज्यादा टाइम लेगा वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है कि फिजिबिलिटी एक्सटेंट के साथ हम कह सकते हैं कि रेट और फैक्टर कंट्रोलिंग जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं इस चैप्टर में हमें वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। ओके, कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं वो भी हम देखेंगे, किस टाइप से आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो वो भी देखेंगे। तो देखो ऑन व्हाट हम समझ सकते हैं कि रेट जो होता है फ्यूल बर्न होता है ऑटो इंजिन्स में, है ना, उसमें भी हम ब्रांच जो केमिस्ट्री की है उसी में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है वो केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अगर मुझे केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, okay, deals with the study of reaction rates। किसके साथ? रिएक्शन की रेट के साथ स्टडी करता है, वो ब्रांच आपका केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म एंड देयर फुल मैकेनिज्म्स एंड देयर मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, तो आप कह सकते हो कि उसी को हम केमिकल काइनेटिक्स वही ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है रिएक्शन रेट के साथ, उसके मैकेनिज्म के साथ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो ब्रांच आपका कहलाएगा केमिकल काइनेटिक्स। और जो वर्ड काइनेटिक्स आता है ना वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है। कौन सा वर्ड? काइनेसिस। आप लोगों का ग्रीक वर्ड है वो है आपका काइनेसिस। क्लियर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये समझ गए कि हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है, राइट। तो थर्मोडायनेमिक हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम थर्मोडायनेमिक डेटा से अगर देखें तो डायमंड शेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट, बट इन रियलिटी हम देखते हैं कि कन्वर्जन रेट तो बहुत स्लो होता है ना। तो ये जो चेंज है ना इतना ज्यादा परसेप्टेबल नहीं देखा जाता है। मोस्ट पीपल थिंक, सोचते हैं कि जो डायमंड फॉर एवर का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि काइनेटिक्स जो स्टडी हम करते हैं नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपको स्पीड या रेट ही नहीं बताता, बट ऑल्सो इट डिस्क्राइब द कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी ऑल्टर्ड। आप लोगों को एक कंडीशन भी बताएगा कि किस रेट पे आपका रिएक्शन ऑल्टर्ड करेगा, वो आपको केमिकल काइनेटिक्स बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। आ रहा है समझ में? ठीक है,
तो ये आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देखोगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपको ओरिएंटेशन, उसके केमिकल एनर्जी, अंडरगोइंग कोलिजन्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इस यूनिट में हम एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। एवरेज यानी हम एवरेज रेट लेते हैं इंस्टेंटेनियसली, यानी कुछ कुछ टाइम पे इंस्टेंट यानी कुछ कुछ टाइम पे हम उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। अच्छा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमने अभी देखा, उसमें आपको क्या करना है, जो कुछ रिएक्शंस होते हैं आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, और जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली जब हम मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। आप देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट और आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर दोगे तो आपको जो प्रेसिपिटेट मिलेगा दैट इज द सिल्वर क्लोराइड AgCl। एक्चुअल में क्या होता है, AgCl साथ में आ जाता है और NaNO3 प्लस NaNO3, इस टाइप में आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो ये था आप लोगों का केमिकल रिएक्शन का पहला प्रेसिपिटेशन इक्वेशन, ओके। सो इन सब इक्वेशंस को आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देख के करना है ताकि आप लोगों को एग्जाम में पूछे तो आपको इजीली आ जाए, ओके। चलिए, अब इसके बाद जो आपको आता है दैट इज दी आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बोले थे आयोनिक जो होते हैं वो एकदम फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ रिएक्शन आपके स्लो रिएक्ट करते हैं, ओके। तो आयोनिक जो होते हैं वो एकदम से फास्ट रिएक्ट कर जाने लगेंगे। अब स्लो रिएक्शंस में आपके कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं, जैसे आप रस्टिंग देख लो, है ना, और सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो। फॉर एग्जांपल आप रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर, तो आप कह सकते हो केन शुगर हाइड्रोलिसिस चार्ज का ले लो, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, रिएक्शंस जो होती है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है, ओके। अब है ना, हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है ऑटोमोबाइल में वो एक्सप्रेस करती है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, है ना। इसी टाइप में अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो उसकी जो स्पीड होती है वो आप कैसे मेंशन करोगे, तो आपको रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, दैट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन। इट कैन बी डिफाइंड एज, आप लोगों को स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस टाइप से आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो, स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर आप देखना चाहो तो स्पीड ऑफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि दैट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। यानी कि आपको इस टाइप में लिखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। क्लियर? पर यूनिट टाइम। जैसे आपको पता है स्पीड क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो आप जैसे मान लो स्कूल से घर जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है वो, और डिवाइड कितने टाइम में आप कवर कर रहे हो वो, तो वही तो आपका इसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहलाएगा। तो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, दैट्स इट, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर है ना, टू बी मोर स्पेसिफिक इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा देखना है कि आपका रेट जो है वो डिक्रीज करेगा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। आपका धीरे धीरे रेट डिक्रीज करेगा अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो। और आपको पता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले रिएक्टेंट आप भर दोगे, पहले डालते जाओगे, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा इस टाइप में। क्लियर? वो 2 पॉइंट देके रखे। अगर आप हाइपोथेटिकल रिएक्शन की बात करते हो यानी सेम रिएक्शंस में, तो हाइपोथेटिकल रिएक्शंस यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, तो हाइपोथेटिकल यानी कि आप सेम मॉलिक्यूल एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हाइपोथेटिकल वॉल्यूम आपको कांस्टेंट लेना है। आप 1 मोलर ले रहे हो, 1 मोलर आपको जितना आप रिएक्टेंट ऐड करोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? 1 मोलर ऐड किया तो 1 मोलर ही प्रोडक्ट बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। आया? तो ये आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन कहलाएगा। वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट हो जाती है। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पी ओनली। ओके, इफ R1 एंड P1 आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड P, सपोज R1 और P1 हमने कंसंट्रेशन लिया है ऑफ R एंड P के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P रिस्पेक्टिवली एट टाइम T, है ना, और R2 P2 एट टाइम T2, यानी कि R1 P1 एट टाइम T1 पे लिया है और R2 T2 हमने ले लिया है टाइम, R2 P2 ले लिया है हमने टाइम T2 पे। ये 2 कॉन्सेंट्रेशंस को ले लेके हम चल रहे हैं। ओके,
है ना। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो डेल्टा टी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज दी डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1। तो आपके पास रिएक्टेंट का चेंज करना है तो आपके पास R2 माइनस R1 आ जाएगा, क्लियर। और इसी टाइप से अगर आपको प्रोडक्ट का चेंज करना है तो P2 माइनस P1 आ जाएगा, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं मोल ऑफ कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, डिसअपियरेंस ऑफ आर, यानी कि यहाँ पे अब आपको पता है धीरे धीरे आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है, यानी कि डिसअपियर होता चला जा रहा है ना, इस वजह से वो नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है। तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्लियर हो रहा है ना। तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, डेल्टा माइनस आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, कुछ इस टाइप में, है ना। पहले क्या होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पहले हम कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है रिएक्टेंट डिक्रीज होने लग जाता है, तो माइनस आ जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एक गिवन टाइम पे, और फिर प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, इस वजह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोला है। और इसी के साथ अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट पी। तो रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट पी में आपको यहाँ पे डिक्रीज की जगह सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज लगा देना है, ओके, है ना। इंक्रीज डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्लियर, वो लिख देना आप लोग कि इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, पी, ओके, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ इस टाइप में आएगा, दैट इज द पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, क्लियर, इस टाइप में आपका रिएक्शन आ जाएगा। तो ये आप लोग जरा ध्यान देके लिख लेना, आ रहा है समझ में, क्लियर, ओके। चलिए अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है वो मुझे आप लोगों को समझाना है, जो कि ऑलवेज हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। सो उस ग्राफ पे ज़रा हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है ग्राफ। आपने देखा है कि रिएक्टेंट का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ओके, और आपका जो प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो सिंस डेल्टा आर जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, इस वजह से वो क्या होगा कि डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, है ना, माइनस हो जाएगा। अगर हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा वो सुनना। एवरेज रेट जो डिपेंड करता है वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। एवरेज रेट का मतलब क्या हो रहा है, आप कितना टाइम ले रहे हो, आपका एवरेज क्या रेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, कितने टाइम पे वो चेंज हो रहा है ना। तो एवरेज रेट जो आपका डिपेंड करता है अपॉन दी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, एट अ टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर, और उस चेंज को हमें होने देना है, हो, ओके। तो वो आपका एवरेज रेट कहलाएगा, क्लियर हो रही है बात, ओके। जरा आप ग्राफ यहाँ पे देखना, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका एक रिएक्टेंट का ग्राफ कहलाएगा और एक आपका प्रोडक्ट का ग्राफ कहलाएगा, क्लियर। कुछ इस टाइप में है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, ओके, जरा ध्यान देना। कुछ आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्लियर। तो ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है, टाइम वर्सेस यहाँ पे आपका रिएक्टेंट आ जाएगा, क्लियर हो रही है बात, है ना। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे R1 R2 आपको यहाँ पे ये R1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप में, है ना, और इधर ही आपको R2 भी देखने को मिलेगा। R1 है तो यहाँ पे क्या होगा एट टाइम T1, यहाँ पे एट टाइम T2, R2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आया समझ में, ठीक है। और यहाँ पे तो हम एवरेज एक स्लोप ले लेते हैं, ओके, एट टाइम T पे एक स्लोप ले लेते हैं इस टाइप में, ओके। अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, DT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DT। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं DR, स्मॉल के लिए ले रहे हैं ना इस वजह से, ओके, है ना। और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा R इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -dR/dt। और हम कह सकते हैं ये जो स्लोप आएगा वो तो ऑब्वियसली माइनस स्लोप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट का ग्राफ है इस वजह से, क्लियर। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों रिएक्शन हो रही है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इस उसी का बॉक्स है, दैट इज व्हाट डेल्टा आर, ये तो चेंज इन रिएक्टेंट हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये क्या है बेटा, डेल्टा
टी है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T1 माइनस T2 होगा, मतलब सॉरी T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 करो तो उनका दैट इज चेंज इन टाइम कहलाएगा, तो दैट इज डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक रेट एवरेज आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारा कहला जाएगा दैट इज द माइनस डेल्टा आर बाई आर एवरेज। ये आपका आर एवरेज कहलाएगा। क्या होगा आर एवरेज माइनस डेल्टा आर। आप जरा बुक से रेफर कर लेना डायग्राम अच्छे से, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। R2 माइनस R1 डिवाइड बाय क्या है T2 माइनस T1। ओके, ये आपका ग्राफ कहला जाएगा, है ना, आर एवरेज के लिए। तो ये आपका पूरा रिएक्टेंट का ग्राफ था। सेम वे में आपको प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना है, तो जरा ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट का ग्राफ भी इसी टाइप में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट में आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप में। ओके, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको बनाना है, ये स्लोप बन जाएगा आपका इस टाइप में। ये आपका क्या बनेगा, एवरेज टाइम टी, ये आपका डी टी, ये आपका डी पी। ओके, स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं ना, इतने के लिए ले रहे हैं, तो इस वजह से, है ना। अब ये वाला पोर्शन जो होगा उसमें आपको देखना है दैट इज द आर इंस्टेंटेनियस, है ना, वो आपका बन जाएगा दैट इज डी पी बाई डी टी। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर, है ना। अब उसके बाद जो आएगा आपके पास वो यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ले ले तो मान लो कि ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से टाइम T2 पे P2 है। ओके, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो है दैट इज दी यस, ये हमारा डेल्टा P हो जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस ले तो यस, इधर वाले पे हम ले लेंगे दैट इज द T1 और ये हो जाएगा P1। ओके, है ना। तो ये हमारा हो गया एवरेज टाइम। और इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारा डेल्टा टी बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा डेल्टा पी बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, एवरेज लेना है इस वजह से। ओके, आप इसको भी बोल सकते हैं ना, ये भी वही चीज़ है। क्लियर हो गई, है ना। ओके, डन। अब उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे टाइम टी है, ये हमारा टाइम वर्सेस प्रोडक्ट का है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। क्लियर, ओके। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एवरेज भी लेना पड़ेगा, दैट इज दी आर एवरेज। ये आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 ब्रैकेट मस्ट है अपॉन T2 माइनस T1। ये आपका हो जाएगा आर एवरेज रेट। क्लियर, वो स्लोप हो जाएगा। इस टाइप पे आपको ये दो ग्राफ बनाने हैं। इसके साथ ही आपको है ना कुछ यूनिट्स भी ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, वो आपके यूनिट्स में आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। आपको कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट, मोल पर लीटर। क्लियर, और आपको टाइम जो होता है वो आपको सेकंड्स में लेना होता है, किसमें, सेकंड्स में लेना होता है। और उसके बाद जो एक यूनिट आती है दैट इज प्रेशर। प्रेशर जो है वो आपको किस में लेना पड़ता है, एटीएम में, है ना। प्रेशर जो है आपको एटीएम सेकंड इनवर्स, इस टाइप में आपको प्रेशर लेना पड़ता है। ओके, तो ये था आप लोगों का ग्राफ रिलेटेड कुछ ग्राफ था जो आप लोगों को ऑलवेज एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यस इसके बाद जो एक न्यूमेरिकल है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैं नहीं करवाऊंगी। इसमें आप लोगों को थोड़ा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस रेट है, तो वो आप देखोगे तो भी समझ में आ ही जाएगा आपको कि ये ग्राफ ही बनाना है, तो वो हमें अभी रहने देते हैं। ज़रा इसके बाद मैं आप लोगों को रेट लिखवाना सिखाती हूँ कि कोई भी रिएक्शन का रेट हम किस टाइप से लिखते हैं। ओके, राइट। तो चलिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शंस थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप से लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास रेट रिएक्शन लिखने के लिए आप लोगों के पास एक कोएफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोएफिशिएंट हमें लेके ऑलवेज चलना है। क्लियर हो रही है बात, है ना। जब भी आप कोएफिशिएंट लेते हो तो उसको आपको यहाँ पे पावर में ले लेना पड़ता है रेट रिएक्शंस के लिए। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी कोएफिशिएंट लेते हो तो यस सबसे पहले अगर हम एक कंसीडर एक रिएक्शन अगर हम लेते हैं, ये Hg प्लस Cl2 दैट गिव्स HgCl2, Hg प्लस Cl2 दैट गिव्स HgCl2। मान लो एक इस टाइप की इक्वेशन है। अगर मुझे इस इक्वेशन की रेट लिखनी है ना, रेट ऑफ रिएक्शन,
आर आर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बतानी है, क्लियर है ना। तो हम कैसे बताएंगे बेटा, रिएक्टेंट जो होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, प्रोडक्ट का रेट हम पॉजिटिव में लिखते हैं ड्यू टू व्हाट, क्योंकि रिएक्टेंट जो है ना डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से उसका रेट पॉजिटिव में लिखेंगे। तो रेट ऑलवेज हम इक्वल इक्वल करके लिखते हैं। तो जरा ध्यान देना, दैट इज व्हाट माइनस डेल्टा एच जी डिवाइड बाय डेल्टा टी, पहले एच जी के लिए अलग से लिख लिया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी एल टू डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू हमने डेल्टा एच जी सी एल टू डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस टाइप में हमने रेट लिख लिया है ना। सेम वे में अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज व्हाट कि यहाँ पे हमें रेट देखने को मिल रहा है। सेम वे में अगर देखें तो फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच रिएक्शन अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की आर नॉट इक्वल टू सेम या और नॉट इक्वल टू वन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एनी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस दैट इज डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया कि जो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है हमें। ओके, जैसे मान लो हमें ये इक्वेशन थी तो उसका मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस टाइप से लिखा है, राइट है ना। अब मान लो अगर हमारे पास एक और इक्वेशन आती है कुछ इसी टाइप में, दैट इज अगर हमारे पास 2HI दैट गिव्स H2 प्लस I2 इस टाइप में आती है ना। तो इसका मुझे रेट कैसे लिखना है, रेट ऑफ रेट, ओके रेट मैं इसको कैसे लिखूंगी, जरा इसमें ध्यान देना। मेरे पास देखो ये कोएफिशिएंट है ना, तो इसको हम माइनस में लिख देंगे, -1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा टी इस टाइप में। ओके, ये लिख दिया इज इक्वल टू आपके पास अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, HI कंप्लीट हो गया, माइनस भी आ गया, अब हम कोई माइनस नहीं लगेंगे बिकॉज हमारा रिएक्टेंट कंप्लीट हो चुका। अब प्रोडक्ट में H2 और I2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा करके है ना H2 फिर डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस टाइप में लिख देंगे। आया समझ में, ठीक है। तो कुछ रेट हम इस टाइप में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब एक ही इक्वेशन बचता है, एक लास्ट है, वो जरा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, तो उस टाइप में आपको रेट लिखने पड़ेंगे। एक लास्ट इक्वेशन है दैट इज 5Br माइनस प्लस BrO3। आपको एग्जाम में पूछे रेट लिखने के लिए तो आपको अब आ जाना चाहिए, रिएक्टेंट का आपको नेगेटिव में लिखना है, प्रोडक्ट का आपको पॉजिटिव में लिखना है, क्लियर। देखो इस टाइप का इक्वेशन था, तो इसका आप रेट लिखने जाओगे तो कुछ इस टाइप में आप लिखोगे -1/5 डेल्टा Br माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी, फिर यहाँ पे -1/6 डेल्टा H प्लस डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा Br2 डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा वाटर डिवाइड बाय डेल्टा टी। कुछ इस टाइप में आपको रेट इक्वेशन लिख के बतानी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। चलिए, अब जो आता है इसके बाद ये रेट आपको किस टाइप से लिखना है वो आपको यहाँ पे गिवन था। एग्जाम्पल नंबर 4.2 हम जरा देख लेते हैं क्या करना है इसमें। यस, तो आप लोग को एग्जाम्पल 4.2 में जरा आप देखना क्या बोला है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 318 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सोल्यूशन। मतलब आपको डीकम्पोजिशन N2O5 का देख के रखा है, CCl4 के अंदर 318 केल्विन आपको है, तो उसमें इनिशियली जो कंसंट्रेशन N2O5 का आता है वो 2.33 मोल पर लीटर होता है और आफ्टर 184 मिनट्स के बाद वो रिड्यूस हो जाता है 2.08 मोल पर लीटर के साथ। ओके, तो रिएक्शन आपको कुछ इस टाइप में देके रखी है, दैट इज व्हाट, दैट इज 2N2O5 दैट गिव्स 4NO2 प्लस O2, कुछ इस टाइप से रिएक्शन है। ओके, आपको क्या निकालना है, एवरेज आपको निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हावर मिनट सेकेंड्स, है ना। एवरेज रेट निकालनी है हावर मिनट सेकेंड्स के टर्म्स में, और व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा NO2 का ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में। ओके, सो जरा देखना इसमें एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एवरेज रेट दैट इज इक्वल टू 1/2 हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, है ना, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस डेल्टा आपको N2O5 है ना डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस टाइप में कर देना है, इस टाइप में आपको लिख देना है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये लिखने के बाद दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/2 यानी -1/2 आएगा, है ना। अब हमें N2O5 का कंसंट्रेशन चेंज पता है 2.08 माइनस 2.33
मोल पर लीटर लिख देना, डिवाइड में 184 मिनट्स, ओके, मिनट्स में। अब उसके बाद हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, क्लियर है ना, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ओके, यस। तो 6.79 इंटू 10⁻⁴ आएगा मोल पर लीटर। इसको आप लोग क्या कर दो, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो 4.07 इंटू 10⁻⁻², बिकॉज ऑफ हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ हावर, मिनट एंड सेकंड्स में, इस वजह से, ओके। अब फिर हमारे पास जो ये आंसर आया, तो उसमें आप क्या करो, सबसे पहले 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, उसको आप 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज 60, है ना। ऐसे आप करके करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻⁵, कुछ स्टेप में आएगा। तो तीनों में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, ओके। और हम जानते हैं कि हम रेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1/4, बिकॉज देखो 1/4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास NO2 के प्रोडक्शन की बात की गई है, तो NO2 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 4 है, कितनी वैल्यू, 4, तो यहाँ पे 1/4 करके लिख देने का, ओके। डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, कुछ स्टेप में लिख दोगे, आया समझ में, है ना। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा NO2 जो है डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 मोल, कितना है आपके रिएक्शन में, कितना कर रहा है, 4 मोल आपका रिएक्ट कर रहा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ओके। तो ये था आप लोगों का आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4.2 एग्जाम्पल का, ओके, यस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन जो है आपको पेज नंबर 98 पे देके रखा हुआ है। फॉर अ रिएक्शन R2P, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। आपका जो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का वो चेंज हो रहा है 0.03 से 0.02 इन 25 मिनट्स के अंदर। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। चलिए तो कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एवरेज रेट आपको पता है क्या होता है, एवरेज रेट आपको माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इस स्टेप में हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, तो आपके पास 0.02 माइनस 0.03। आपको देखो R2 कौन सा लेना है, रिएक्टेंट मतलब सेकंड वाला, तो 0.02 है आपका। R1 जो है वो 0.03 हो जाएगा। T2 माइनस T1 आपके पास एवरेज टाइम 25 दे के रखा था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे m मिनट इनवर्स करके लिख दोगे तो दैट इज माइनस 0.01 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा, है ना। और ये यहाँ पे माइनस साइन होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 10⁻⁴। इस स्टेप में m मिनट इनवर्स, क्लियर, इस स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर, ये ध्यान रखना आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटू 10⁻⁻6 करके आप मीटर पर इस स्टेप में सेकंड में आंसर ला दोगे, क्लियर हो रहा है। ये आपका 60 है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है इंटेक्स का, जरा ध्यान देना क्या बोल रहा है इसमें। इन अ रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, मतलब कि आपका दो रिएक्टेंट है 2A यानी 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी 2A आपका रिएक्टेंट हुआ और प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, आपका A का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स के अंदर। तो आपको रेट निकालना है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपको इस इंटरवल पे क्या रेट आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता है एवरेज रेट जो होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1/2 डेल्टा A डिवाइड बाय डेल्टा T। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊं कि क्यों यहाँ पे -1/2 लेके किया है। आपको पता है आपका जो रिएक्टेंट है वो 2A से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो जो आपके पास जो रिएक्टेंट आएगा वो आपका पावर में चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो माइनस रिएक्टेंट क्या था, 2A था, है ना। तो 2A जो है वो हमारा माइनस में चला जाएगा, दैट इज -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा T। इसके लिए लिख देंगे डेल्टा A बाई डेल्टा T। तो इस टाइप में हम रिएक्शन लिख सकते हैं ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1/2। अगर इसी को आगे लिखना है तो मेरे पास यहाँ पे पता है कि A2 माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ए हमारा कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है जो कि डिक्रीज हो रहा था, कहाँ से कहाँ तक बेटा, वो 0.4 से 0.5 डिवाइड बाय, आपको ऐसे लिख देना है, डिवाइड बाय 10, क्लियर है ना, 10 करके, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो तो 10 ही दे के रखा है इस वजह से,
आया समझ में? ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा, दैट इज दी ओके आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज आपका -1/2 है। देखो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो -1/2 -0.1 डिवाइड बाई 10, -1/2 -0.1 डिवाइड बाई 10, तो 0.005 मोल पर लीटर, है ना। इसी को आप 5 × 10⁻³ करके कर दो तो वो आ जाएगा मिनट मोलर, सॉरी एम, कैपिटल एम, मोलर मिनट इनवर्स। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यस, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। किस टाइप से फैक्टर आपका रिएक्ट करता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।